Hello everyone, very good afternoon to all of you. Good afternoon, Mithi, Hani, Ritika, Chandan, Madhu, UK Mishra. Very good afternoon, everyone. Is everything all right? Vivek, Hani, Chandan, Vishakha, very good afternoon. चलिए, so with your permission, can we start the class? तो आज हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है इंग्लिश यूसेस का और टॉपिक का नाम है पैराजम्बल्स। आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैराजम्बल्स, ऑल राइट, चलो। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है, पैरा जंबल्स यानी जहां एक पैराग्राफ को जंबल कराया जाता है। जंबल का मतलब जंप कराया जाता है आगे और पीछे। और पैराग्राफ बनता किन से है? सेंटेंसेस से। तो सेंटेंसेस को जो ऑर्डर में होना चाहिए उस ऑर्डर में न रख करके आगे पीछे कर देते हैं और आपको उनको फिर से ऑर्डर में डाल के एक पैराग्राफ बनाना होता है। यही तो मतलब है पैराजंबल का। तो अगेन एक कॉमन सेंस का टेस्ट है जहां पे वो होने वाले मैनेजर से ये जानना चाहते हैं कि ये पांच छह सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, कि कौन सी बात किसके बाद हो रही है। और ये क्वेश्चन टाइप जो है वो आपके पैराग्राफ के अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है कि आप एक पैराग्राफ का एक लॉजिकल फ्लो कैसे होता है, आप उसको पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते। और इस टॉपिक के साथ सीधा जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ऑड वन आउट, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, जो अगेन कहीं और नहीं आता। मैनेजमेंट एग्जाम्स में हमेशा से आता रहा है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो बाकी किसी टेस्ट में नहीं दिखाई देता है, जो कि अलग है यहाँ पे। और ऑड वन आउट भी एक तरीके से पैराजंबल के ज्ञान के ऊपर ही आधारित होता है। अगर आपके पैराजंबल्स की कमांड अच्छी है तो आप ऑड वन आउट की क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऑड वन आउट का मतलब क्या है? बचपन में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे आपने, बट अलग अलग तरीके से। कई बार वर्ड्स में हो जाता है ऑड वन आउट, यानी जो ऑड है उसको आउट कर दो और बाकी के बचे हुए तीन जो हैं या चार हैं एक जैसे होंगे। तो वही केस पैराग्राफ में भी है कि भाई चार सेंटेंसेस एक साथ जुड़ रहे हैं, एक सेंटेंस जो है वो उस पैराग्राफ का पार्ट नहीं, उसको बाहर कर दीजिए। तो बाहर करना आपको तभी आएगा जब बाकी चार बचे हुए या पांच बचे हुए सेंटेंसेस को आप करेक्ट तरीके से ऑर्डर में डाल पाएं। इसीलिए मैंने कहा कि जिसकी पैराजंबल्स पे कमांड अच्छी है उसकी ऑड वन आउट पे ऑटोमेटिकली कमांड अच्छी हो जाती है। और एक और क्वेश्चन टाइप है जिसको हम कहते हैं पैरा कंप्लीशन। ये सीधा सीधा तीनों के तीनों पैराग्राफ के साथ ही जुड़े हैं। और पैरा कंप्लीशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। कई बार पैराग्राफ की ओपनिंग स्टेटमेंट गायब कर देते हैं, कई बार ट्रांजिटरी ट्रांजिटरी का मतलब बीच की लाइन गायब कर देंगे, और कई बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट गायब कर देते हैं, और सबके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो खैर, ये तीनों टॉपिक हमारे इंग्लिश यूसेज के हैं। आज हम पैराजंबल से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनते और समझते चलिए। और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन अगर आज पूरा हो गया तो हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसपे आपको समझ आएगा कि, और बेसिक लेवल क्वेश्चन, पहली क्लास होगी इस टॉपिक की। तो बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन होंगे और इस बात को टेस्ट करने के लिए कि जो आपने सीखा है उसका इस्तेमाल आप करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आइए, तो पैराजंबल्स, इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है और उसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पूरा ही लिख देता हूं, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई सेंटेंसेस को फिर से आपको अरेंज करना है, रीअरेंजमेंट। तो ये तो हो गई टॉपिक की बात। अब कितने तरीकों से ये पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, थोड़ा सुंदर सा लिखा होना चाहिए, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे, इससे लिखें। क्या बात है, चलो। तो अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें, कितने तरीकों से पूछा जाता है बैंकिंग के एग्जाम्स में, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस हमें कितने दिए जाएंगे एक पैराग्राफ के अंदर। तो आपको एबीसीडी, यानी या एबीसीडी कह लो या 1 2 3 4 कह लो, यानी चार सेंटेंसेस से लेकर के 8 सेंटेंसेस तक के हमने क्वेश्चंस देखे हैं बैंकिंग के एग्जाम के अंदर। यानी एबीसीडी हो सकता है, ABCDEF हो सकता है। इसी तरीके से ABCDE,
एफ जी तक आ सकता है और एच तक भी आया हुआ है। जैसे कि हर एक क्वेश्चन लेवल में टॉपिक के अंदर जो है डिफिकल्टी लेवल होता है, वैसे ही आपको यहां पे भी देखने को मिलता है। तो जब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो बेसिस था ये था आपका, ये आपके नंबर ऑफ सेंटेंसेस की बात हो गई कि कितने तरह के सेंटेंसेस हमें, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, इस आधार पे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। दूसरा तरीका है कि भाई किस तरीके से ऑप्शन दिया गया या पेपर क्या पूछ रहा है आपको। तो अगर उस आधार पे देखोगे तो एक टाइप आपका हो जाता है जहां पे ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड, यानी वहां पे ऑप्शंस आपको मिलती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड का क्या मतलब है कि अगर इस तरीके से ABCD 4 स्टेटमेंट लिखा है तो उन्होंने आपको ऑप्शन देके दे दिया कि भाई CDBA एक ऑप्शन ये है, ठीक है, BADC एक ऑप्शन ये है, ACBD एक ऑप्शन ये है और DCBA एक ऑप्शन ये हो गया। मैं एकदम बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता, आप पहली बार आ रहे हैं तैयारी करने, आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल हम उसी लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो अगर पता होगा तो परेशान मत हो जाना कि नहीं सर ये क्या बता रहे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे बेसिक से हर एक चीज बतानी है। और दूसरी बात क्या है, अब इसमें मैंने वही कहा ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड, एक जस्ट एग्जांपल है। 4 स्टेटमेंट हो सकता है कि भाई 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो तो उसी तरीके से 6 लेटर आपको दिखाई दे जाएंगे कि भाई ये पहले C आएगा, उसके बाद D आएगा, B आएगा, A आएगा। दूसरा तरीका है क्या है, जिसको हम टीटा क्वेश्चन टाइप कहते हैं, टाइप इन द आंसर। ये आपके कैट के एग्जाम में, मैनेजमेंट एग्जाम्स में भी आता है, या सामान्य एक शब्दों में मैं कहूं तो ऑप्शंस आर नॉट प्रोवाइडेड, राइट। और अगर आप बात करें बैंकिंग एग्जाम्स की तो काफी समय तक, मतलब आप देखोगे तो ऑप्शंस नहीं मिलते थे। 2015-16 तक भी ऐसा देखने को मिला था कि भाई अगर उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं ABCDE, तो वो आपको ऑप्शन नहीं देते थे इस तरह से, वो सीधा ये पूछते थे अगर 5 क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये पहला क्वेश्चन है, और वहां पे ऑप्शन में आपको ABCDE ऐसे दे दिया, व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट, फिर ABCD ऐसे 5 लिख दिया और आप किसी एक पे टिक करके आते थे। तो इसका क्या मतलब है कि दिए गए पांचों स्टेटमेंट को पहले आपको खुद को ऑर्डर में डालना पड़ेगा, मतलब आपने खुद ही वो काम करना है। So if the 5 statements are given, you have to put those 5 sentences in order, and then you will be in the position to choose that yes, if your order is like DCBEA, and then if someone is asking what is the last statement, then you can confidently say A is the last statement because आपके ऑर्डर में A लास्ट स्टेटमेंट है। तो वही वाली बात कि अगर आपने उसको ऑर्डर में डाल लिया तो आप आसानी से बता लोगे। तो ये भी आपको एक चैलेंज मिलता है जो कि SSC या बाकी के इन तरह के एग्जाम्स में आपको ऑप्शन खुद टाइप करने के, टाइप यहां भी नहीं करना, अभी यहां टाइप नहीं करना, लेकिन बात वही है कि अगर आपको बताना है कि क्या है थर्ड स्टेटमेंट, क्या है फिफ्थ स्टेटमेंट, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले उन सेंटेंसेस को एक ऑर्डर में डालना पड़ेगा। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप उन पांचों क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय में आंसर कर लेंगे, 30 सेकंड में भी हो सकते हो, क्योंकि ऑर्डर तो लिखा ही हुआ है। तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को पूछने का। नंबर ऑफ सेंटेंसेस का पता लग गया आपको। अब देखिए इस लिहाज से ये बाकी एग्जाम से अलग हो जाता है। अगर वहीं SSC के एग्जाम्स की आप बात करोगे तो वहां 4 स्टेटमेंट ही मिलता है, PQRS जिसको कई बार स्टूडेंट बोलते हैं, ABCD भी हो सकता है, PQRS के नाम से भी उसको याद कर लेते हैं। तो ये वही है कि पैराग्राफ के ऑर्डर को चेक कर रहे हैं। तरीका वहां 2 है कि भाई या तो PQRS ऐसे करके या ABCD 4 स्टेटमेंट दे देंगे, या पहला स्टेटमेंट और छठा स्टेटमेंट कई बार फिक्स्ड हो जाता है, पहला भी फिक्स्ड है, छठा भी फिक्स्ड है, और बीच में 4 लाइन है, यानी 2 3 4 5 वो आपको लिखनी है। यानी आपको अरेंज करने का काम तो 4 ही स्टेटमेंट को करना होता है। SSC या CDS के बाकी एग्जाम्स में भी आप ऐसे देखोगे, लेकिन बैंकिंग में वही वाली बात यहां भी आपको मिल सकता है कि कई बार हो सकता है पहला पार्ट वो फिक्स्ड कर दें और बाद के पार्ट दिए गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेंटेंसेस यहां पे इंक्रीज हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ 4 ही आएगा, 8 तक भी आ सकता है। और कई बार मन में यह भी नहीं रखना कि 4 सेंटेंस का है तो वो आसानी होगा, कई बार थोड़ा दिमाग वहां लगाना पड़ता है, और आप 8 सेंटेंस के भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको अप्रोच की क्लैरिटी है। एक और जो पिछले 3 सालों में आपको पेपर्स में दिखाई दे रहा है पैराजम्बल्स को भी पूछने का तरीका, वो पैराजम्बल्स ना होकर के जम्बल्ड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे, और ये बड़ा आसान हो जाता है। कई बार प्री में, मतलब क्लर्क का प्री है, PO का प्री है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। क्या लिखा है मैंने, जम्बल्ड फ्रेजेस,
और आप तो ज्ञानी लोग हैं, फ्रेज जानते हैं, आप शब्दों के समूह को कहते हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे कि आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखते आ रहे हो ना बचपन से, वो एक सेंटेंस होगा, ABCD करके 4 पार्ट कर देंगे, नो एरर। तो उस पैटर्न में ये जम्बल्ड फ्रेजेस के क्वेश्चन भी बैंकिंग में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक बड़े सेंटेंस के 4 टुकड़ों को आगे पीछे करके दे देंगे, और फिर वो आपको पूछ लेंगे कि भाई इसमें से टुकड़ों को कैसे जोड़ो कि एक प्रॉपर सेंटेंस बने। तो जाहिर तौर पे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटेंसेस को अलग अलग जोड़ने में थोड़ा दिमाग लगाना है, बट एक सेंटेंस बनाना, ये तो वो बचपन में जैसे बच्चों का खिलौना होता है ना, वो टुकड़े होते हैं, उसको जोड़ के वो घर बना देते हैं या इंसान बना देते हैं। तो वही काम आपको करना होता है, उन फ्रेजेस को, वर्ड्स के ग्रुप को सही ऑर्डर में डाल के एक सेंटेंस बना देना होता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन टाइप जो है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, अजय की क्लास में बफरिंग हो रही है। बफरिंग की और भी किसी को दिक्कत है क्या? यहां से तो चीजें बिल्कुल स्मूथ चल रही हैं। चलिए जी, तो ये तो जानकारी हो गई हमारे बेसिक्स की कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने आते हैं, ये सारी। अब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? तो वो एक इंडिविजुअल की दिक्कत होगी। ठीक है भाई, वो इंटरनेट के कनेक्शन में कुछ होती होगी दिक्कत, इसलिए यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है एट सच। बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है, क्या करें फिर? 1 मिनट, मैं स्टॉप करके फिर से ऑन करता हूं। अभी ठीक है? चलिए, देखिए हमने बात क्या की, मैंने 3 टॉपिक्स के नाम शुरू में लिए थे, और ये बात हमने समझी थी कि ये सब के सब पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि हाउ वी राइट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के ट्रेट्स क्या होते हैं, एक पैराग्राफ लिखा कैसे जाता है, बचपन से आपने भी लिखा ही है, इतने सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स अपने कॉलेज के दिनों में दिए होंगे। देखिए एक जनरल ऑर्डर क्या होता है कि आप पहले जो बात कहना चाहते हो उसको इंट्रोड्यूस करते हो, यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली लाइन आती है। इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन को सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसमें वजन लगा डालने के लिए क्या करोगे, यू विल गिव सम एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। धनंजय भाई पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाए? बेटा नोट्स नहीं बनाना, ध्यान से सुनना और समझना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो उसकी शीट आपको पहुंच जाएगी। आज शीट्स जो है वो अपलोड करा दूंगा मैं, फ्राइडे है, डोंट वरी, कल तक सारी सीट्स जो है वो अपलोडेड मिलेंगे, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। तो उसकी PDF की चिंता मत करना, ध्यान से सुनो और समझो। नोट बना बना के तो पेजेस बहुत काले कर लिए जिंदगी में हमने, दिमाग में कुछ काला नहीं हुआ। यहां पूरा जोर समझने पे है, कल ही मैंने ये सब समझाया था आपको। और फिर आ गई बात कंक्लूजन की। तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड अप्रोच पैराग्राफ को लिखने का यही होता है, यू इंट्रोड्यूस द आइडिया, then you explain that idea a bit, then in order to substantiate your introduction and explanation you provide some examples, facts and figures, and then finally you conclude. अब यहां पे क्या होता है कि हमारे लिए कई बार चैलेंज जो होता है वो यहां पे आता है। अब देखिए अगर 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो कई बार तो आपको लॉजिक समझ में आता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ जाएं, मान लो 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 7 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो अब सपोज एक 6 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एक तो ओपनिंग हो गया, ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, और लास्ट में जो है वो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। लेकिन अभी भी आपके पास 4 स्टेटमेंट बचे हुए हैं ना, और वो 4 स्टेटमेंट हैं उनको मैं क्या कह रहा हूं, उनको कहा जा सकता है ट्रांजिटरी स्टेटमेंट, यानी जहां पैराग्राफ करवट बदल रहा है। राइट, अब यहां पे 4 स्टेटमेंट हैं, तो उनको किस तरीके से हम ऑर्डर में डालें, ट्रांजिशन कैसे हो, इसको हमें पकड़ना होता है। तो एक तो ट्रांजिशन के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एक एक ट्रांजिशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उसमें हम टाइम की मदद ले सकते हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ टाइम हो सकता है कि आपने
देखा कि भाई हाँ यहां पे तो गियर बदल रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ टाइम है, पहले पास्ट की बात, फिर अभी की बात, फ्यूचर की बात, इस तरीके से हो रही है। ट्रांजिशन की मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांजिशन कितने तरीकों से हो सकता है, तो उसमें वो सीक्वेंस ऑफ टाइम का कोई अप्रोच हो सकता है। ऐसे ही सीक्वेंस ऑफ इवेंट का हो सकता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट का हो सकता है। जैसे बहुत बेसिक सी बात है कि हम और शायद आज की में मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, बेसिक लेवल वाली। जैसे वही है कि आलू के पकौड़े बनाने के ऊपर मान लीजिए 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो वो तो पता है ना, सबसे पहली लाइन ये तो नहीं होगी पकौड़े बन के तैयार हैं। तो उसमें प्रिपरेशन की बात होगी कि अच्छा हाँ पहला जो सेंटेंस है वो आलू को तैयार करने को लेकर के, उसकी कटिंग को लेकर के, दूसरा उसको तेल में डालने को लेकर के, या आलू को तैयार करना, जो भी है। तो मैं एक बात कह रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट कि कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी चीज बाद में होगी, उसके बाद क्या होगा, तो आप इस तरीके से भी उनको ऑर्डर में डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वहां पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट से आपको मदद मिलती है, और इन सभी में हमारे पास शब्द देखने पड़ते हैं हमें कि भाई सेंटेंस में कैसा वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, अब जैसे मान लो कहीं पे आपको दिख गया लिखा हुआ किसी सेंटेंस में ऑन द अदर हैंड, तो आपको तुरंत दिमाग की बत्ती जल जाएगी, यार ऑन द अदर हैंड तो तब हो सकता है जब ऑन वन हैंड की बात हो चुकी हो। यानी मुझे देखना होगा ऑन वन हैंड वाला सेंटेंस कहां पे है, तो ऑन वन हैंड दिस और फिर ऑन द अदर हैंड। तो यहां पे भी आपको वही बात की की वर्ड्स को पहचानना बड़ा जरूरी होता है। खूब सारी अंग्रेजी लिखी हो, लेकिन आंखें हमारी इतनी पारखी हो जाएंगी, अभी तो ज्ञान ले रहे हो, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, कि बड़े से बड़े सेंटेंस में सिर्फ आपकी आंखें वही देखेंगी जहां देखना चाहिए, और उसके आधार पे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां ऑप्शन दिया हो, और जब उसमें आप पारंगत हो जाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, तब हम आएंगे विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और इस क्लास में आप मान के चलें कि 100, 125, 150 के करीब क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे पैराजम्बल्स के, क्योंकि ये समझ बढ़ाने के लिए 100 क्वेश्चन से तो कम नहीं कहीं होने वाला। तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात है, यहां पे कॉज एंड इफेक्ट से भी ट्रांजिशन हो सकता है कि पहले कारण की बात हो गई और फिर प्रभाव की बात हो सकता है पहले प्रभाव की चर्चा हो जाए और फिर कारण की बात हो जाए, इफेक्ट एंड कॉज। तो ट्रांजिशन कई तरीकों से पॉसिबल है, राइट, और धीरे धीरे ये आपको समझ में आना शुरू होगा। लेकिन ये थोड़े से अभी हायर लेवल की बात है, उससे भी बेसिक लेवल की बात क्या है जिसके जरिए आप 95, 98, 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब हम उस बात की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का ज्ञान था, सो दैट कि आपको समझ में आए कि ट्रांजिशन कई तरीकों से हो सकता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, पहली बात तो ये, अगला 2 मिनट ध्यान से सुनना फिर। इट्स नॉट मैथमेटिक्स लाइक, मतलब लैंग्वेज की लॉजिक को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट जरूरी है क्या कि हर बार आपको किसी आर्टिकल की शुरुआत एक इंट्रोडक्टरी लाइन से ही मिले। ये इन जनरल अप्रोच है, ये इन जनरल अप्रोच है। आप कोई थ्रिलर उपन्यास पढ़ रहे होते हैं तो क्या वहां पे किसी को डिफाइन किया जाता है पहले, किसी ऐसे इंस्टेंस से वो शुरुआत करते हैं, किसी ऐसी घटना से शुरुआत करते हैं, या आप कोई टीवी सीरीज देखते हो थ्रिलर, तो वो ऐसे घटना से शुरुआत होगी कि आपका मन वहीं पर लग जाता है। वो फिर वो पीछे से ले जाकर के आपको आगे की शुरुआत की कहानी दिखाते हैं, कनेक्ट कराते हैं, फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। तो उसी तरीके से एक ऑथर भी होता है, ऑथर का जो पर्पज होता है उसके हिसाब से वो पैराग्राफ को ऑर्डर में डालता है। अगर उसको कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, जैसे आप देखिए अपने टेक्स्ट बुक की, तो अब लॉज ऑफ मोशन अगर चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक का, तो वो कैसे होगा, वो बिल्कुल इस तरह से होगा, उस पर डिफाइन किया जाएगा, तीनों लॉज की बात होगी, एक्सप्लेन करेंगे उसको, फिर वो एग्जाम्पल पे जाएंगे और फिर चैप्टर कंक्लूड होता है। तो एक जो बुकिश राइटिंग है टेक्स्ट बुक वाली, वो जनरली इस पैटर्न पे चलती है, उपन्यास ऐसे पैटर्न पे नहीं चलेगा, या किसी न्यूज की रिपोर्टिंग करनी है वो उस पैटर्न पर नहीं चलेगा। उनको ये देखना है कि उनके रीडर का अट्रैक्शन कैसे आएगा उसके ऊपर। सो इफ ऑथर वांट्स टू एक्सप्लेन समथिंग, ही और शी पुट्स हिज थॉट पैटर्न इन अ डिफरेंट फैशन। इफ ही वांट्स टू मेक यू अवेयर अबाउट अ प्रॉब्लम, वो अलग तरीके से लिखेगा। अगर वो प्रॉब्लम के बारे में आपको अवेयरनेस फैलाना चाहता है, उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। उसी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन देने के लिए एक आर्टिकल लिख रहा है, पैराग्राफ लिख रहा है, तो उसका ऑर्डर अलग हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि इन जनरल ये अप्रोच होता है, बट इसमें बदलाव आते हैं। इस पे हम चर्चा थोड़ी देर के बाद भी कर लेंगे। पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में कमांड के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा इस चर्चा के बारे में फिर 1-2 क्लास के बाद। इस टॉपिक के जब थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तब हम चर्चा और करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है मैंडेटरी पेयर्स की। मैंडेटरी पेयर्स,
जो भी आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, पैरा कंप्लीशन, पैरा ये आपका आड वन आउट है, पैरा जंबल है, वहां ये मैंडेटरी पेयर बहुत काम का होता है। नाम से ही पता लग रहा है, मैंडेटरी का मतलब निश्चित रूप से, पेयर का मतलब जोड़ी, यानी वो सेंटेंसेस जो निश्चित रूप में एक दूसरे के साथ आते हैं। अब इनसे फायदा क्या होता है? इनसे फायदा होता है कि आप ऑप्शंस को बहुत आसानी से तुरंत कैच कर लेते हो। अब जैसे पहले तो कैच कैसे करते हो ये मैं जरा थोड़ा समझा दूं आपको कि काम कैसे करता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ABCD, ठीक है। मैं बस थोड़ी थोड़ी बात करूंगा और बस आपके कैचिंग की ताकत देखना चाहूंगा। अब जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है किसी का एक, लेट से विराट कोहली लिखा है, और कहानी क्या लिखी है मैं पूरी बात अभी नहीं कर रहा, लिखा होगी कुछ कहानी। आ, फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज क्या तारीफ कर दी जाए। और हो सकता है सेंटेंस और कहानी लंबी लिखी हो, मैं नहीं कह रहा, कुछ छोटी ही होगी। हो सकता है और कहानी लिखी हो, और मैं डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको दे भी नहीं रहा कि डी में क्या लिखा है, लिखा होगा कुछ, लिखा होगा कुछ। अब मैं जरा ऑप्शंस देता हूं आपको कि ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से बताओ कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास CADB या CABD, लेट्स। सेकेंड ऑप्शन है BDAC। थर्ड ऑप्शन है ABCD। और फोर्थ ऑप्शन है BCAD। अब मुझे बताओ आपकी 1 2 3 4 में से आप किसके साथ जाने वाले हो? बहुत आसान सा केस है, सब सही करोगे मुझे ये भी पता है, बट आपको बात समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। सही जवाब देना। वेरी गुड शुभम, कुणाल। सभी ने पकड़ लिया, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे, ऋतु, शिल्पा, चंदन, वैभव, संजना, सबके जवाब बिल्कुल ठीक है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। शुभम, विवेक, कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा सही ऑप्शन, कैसे पहुंचे आप? आपने अपना कॉमन सेंस लगाया कि पहली बात थी, अगर नाम का जिक्र हुआ है यानी नाउन का जिक्र हुआ है, तो उस नाम के जिक्र के बाद ही हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। बचपन से हमने यही पढ़ा, पीछे ग्रामर प्राइमर करके आ रहे हो आप कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। पढ़ा भी था, याद भी आ गया सब कुछ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई विराट कोहली के जिक्र के बिना हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ए स्टेटमेंट पहले आएगा तभी बी और सी या सी और बी के आने की संभावना है। तो इस आधार पे भी आपने फटाफट एलिमिनेट कर दिया। ऐसे काम होता है, पढ़ने की आपको पूरी जरूरत है भी नहीं। देर इज नो नीड टू रीड ऑल द सेंटेंसेज एंड एवरीथिंग। कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, आंखें सीधा ये देख सकती हैं, स्कैन करके देखेंगे प्रोनाउन कहां पे है। अगर मान लो यहां पे ये भी इंफॉर्मेशन मैं नहीं देता, लेट से सपोज कि भाई यहां पे ये विराट कोहली वाली बात भी नहीं लिखी गई है, ठीक है, लिखा गया होगा कुछ, जैसे मैंने डी में छोड़ दिया था खाली, मान लो मैंने यहां पे छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब आपको कहां से मदद मिल रही है? अब 2 सेंटेंसेस लिखे जिसमें से प्रोनाउन है, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि यार यहां पे लिखा हुआ ही इज ऑल्सो, ही इज ऑल्सो, ठीक है, होगा कोई ही, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पे ही इज एक्सेलेंट एंड ही इज ऑल्सो गुड इन, तो इसका क्या मतलब है कि वह डांसिंग में भी अच्छा है, बैटिंग में तो अच्छा, बहुत अच्छा है, डांसिंग में भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमेशा बाद में आएगा। इसका क्या मतलब है कि सी कभी बी से पहले नहीं आ सकता। क्या कहा गया? सी कभी बी से पहले नहीं आ सकता। तो उस आधार पे भी आप आंसर को, मतलब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एलिमिनेशन करने की अगर हम बात करें तो अब जैसे यहां पे देखो, इस वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा था? सी पहले आया हुआ है और बी बाद में आया हुआ है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है।
तो ये चीजें जो है आपको पढ़ के लग रहा है कि बी और सी क्या है, बी और सी मैंडेटरी पेयर है, यानी ये एक साथ ही आएगा। अब इसमें फिर पेपर सेटर गेम खेलते हैं। जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बी और सी देखो यहां पे भी है, बी और सी यहां पे भी है, यहां पे बी और सी साथ में नहीं है, तो इस आधार पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो कि अच्छा हाँ मुझे मैंडेटरी पेयर समझ में आ गया, बी और सी दो जगहों पे है। अब जो पुराना वाला केस था कि भाई विराट कोहली लगा हुआ पहले, बिना नाम के जिक्र के हम ही नहीं लगा सकते, तो इसलिए यह भी एलिमिनेट हो जाएगा, इस पर टिक करके चले जाओगे आप। तो जितने भी हमारे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है, इंग्लिश यूसेज के क्वेश्चन है, वो वही चेक करते हैं, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, कि कम से कम समय में जितना कचरा है उसको बाहर करो, राइट। तो यही होता है मैंडेटरी पेयर कि भाई ये दोनों लाइनें तो साथ आने वाली हैं। अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक मैंडेटरी पेयर्स, कैसे हम मैंडेटरी पेयर्स बनाएं, क्या उसके तरीके हैं, क्या उसका अप्रोच है। तो जो आप अब सीखने जा रहे हैं इनसे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी तरह का क्वेश्चन हो। देखो ग्रामर की भरपूर मदद है यहां पे। सबसे पहला तरीका है नाउन प्लस प्रोनाउन। इसका क्या मतलब है, मैंडेटरी पेयर की बात हो रही है ना, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि प्रोनाउन वाले सेंटेंस का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब नाउन वाला सेंटेंस पैराग्राफ में पहले आया हो, ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये कि जैसे ही आपको क्वेश्चन नजर आए पैराजम्बल्स का, जैसे ही आपको क्वेश्चन नजर आए पैराजम्बल्स का, आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि आपकी आंखें स्कैन करनी चाहिए प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन की बात करी जा रही है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन। और मैं लगे हाथ यहीं पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन की भी हिदायत दे देता हूं, वो भी आप देख सकते हो। अब आप कहोगे सर मुझे पता ही नहीं ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, कोई बात नहीं पता, नो प्रॉब्लम, प्रोनाउन चैप्टर तो पढ़ेंगे ही ग्रामर में आप। अभी बस इतना ध्यान रख लें एक लेमैन के तौर पे कि जब मैं पर्सनल प्रोनाउन कह रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि आप ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर, एटसेट्रा, ये वाले जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह के जो प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब जो बीच में आकर के दो पार्ट को कनेक्ट करे, जो आपने पीछे अभी क्लॉज के एनालिसिस में पढ़ा, ही इज द स्टूडेंट हु हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो हु क्या था वहां पे, रिलेटिव प्रोनाउन था, तो पता लग गया आपको कि हु से पहले स्टूडेंट है। अगर वहीं पे स्टूडेंट्स होता तो हु के बाद हैव लगता। तो यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी काफी हद तक आपको मदद कर देते हैं, हु है, हुम है, विच लगा हुआ है, तो इनके बाद क्या लिखा है वो हिंट देता है कि इनके पहले क्या आना चाहिए, तो आप एक तरह से कनेक्ट कर लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दैट का इस्तेमाल, दैट के बाद जो लिखा है उसके वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, हैज लगा है, हैव लगा है, वॉज है, वर है, इससे आपको पता लगता है कि अच्छा हाँ इसके पहले सिंगुलर आना चाहिए या प्लूरल आना चाहिए, और आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा नाउन और प्रोनाउन का। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे विराट कोहली वाला सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद ही वाली बात आएगी। लेकिन देखिए इंग्लिश में लगातार ये मैं बात करूंगा कि जो भी आपको बोलता हूं वो इन जनरल होता है, बट लैंग्वेज है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही सेंटेंस मिले जहां पे नाउन हो तभी प्रोनाउन का इस्तेमाल हो। जरा एक बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जो पेपर सेटर है, जो एग्जामिनर है, या जो खासतौर से पेपर जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं, या मैं भी जैसे कल आपके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था, आपके सामने ही क्वेश्चन बनाता रहता हूं, आप देखते हो, जितना मैंने रेड करके पूछा था उसके बाद भी पूछ ले रहा था लाइव क्लास में। तो मैं अगर क्वेश्चन बना रहा हूं, मान लीजिए पैराजम्बल के क्वेश्चन आपके लिए सेट कर रहा हूं, तो मैंने कोई आर्टिकल उठाया अखबार से, ऑनलाइन इतने सारे आर्टिकल्स, पेपर, सब कुछ है। अब उस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में मान लो 10 सेंटेंस है, बट मुझे क्वेश्चन 10 सेंटेंस का नहीं देना, मुझे 4 सेंटेंस का क्वेश्चन देना है। तो ये जरूरी थोड़ी है कि जो ओरिजिनल पैराग्राफ की पहली लाइन थी मैं वहां से कॉपी करके, कट करके फिर क्वेश्चन बनाने के लिए आगे पीछे करके आपको दे दूंगा, ये जरूरी तो नहीं है। हो सकता है मेरा मन कर रहा है कि मैं चौथे सेंटेंस से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 4 निकाला मैंने, और उसके बाद मैंने पेस्ट किया, और फिर मैंने सेंटेंसेस को आगे पीछे किए इन ऑर्डर टू मेक अ क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। ऐसे ही पेपर सेटर क्वेश्चन बनाते हैं। तो अब आप ज्ञान लेके बैठे हो कि सर ने तो कहा था, कहा क्या था, कॉमन सेंस भी है, परिभाषा बचपन से ही पढ़ रहे, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन देने के लिए, उसमें शुरुआत प्रोनाउन से हुई थी, क्योंकि नाउन का जिक्र पहले ही शुरू के 3 सेंटेंस में हो चुका है, लेकिन वो तो ओरिजिनल आर्टिकल में हुआ है। क्वेश्चन में चारों के चारों सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है।
चारों के चारों में प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, अब आप क्या करोगे? तो इसीलिए ये कॉमन सेंस हमेशा रखना है। इन जनरल ऐसा होता है कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन का सेंटेंस आएगा, लेकिन अगर सभी सेंटेंस में प्रोनाउन ही है तब आपको दिमाग थोड़े अलग लेवल पे लगाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस की शुरुआत नाउन से ही हो, और इस केस से भी अलग मामला हो सकता है, जरा उसको भी सुन लो और समझ लो आप। अ, जैसे मान लीजिए सेंटेंस इस तरह का है कि एज दिस से engineering has been taught as religion in India in the last 20 years. So अब आप कहोगे नहीं दे तो प्रोनाउन है, दे का मतलब वे होता है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, किसी ग्रुप की तरफ इशारा कर रहा है, वे कहां है वो ग्रुप, बिना उनके जिक्र के हम दे कैसे लगा सकते हैं? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल बेवकूफाना है। यहां पे इस दे के जरिए हमने सेंटेंस को, पैराग्राफ को ओपन किया है। ये पैराग्राफ का ओपनिंग स्टेटमेंट है, और हम बहुत बारी दे का इस्तेमाल करते हुए या यू का इस्तेमाल करते हुए एक जनरल स्टेटमेंट ही बोलते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। तो जो जो हम कहते हैं ना, जैसा कि लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, या ऐसा होता आ रहा है, या ऐसा हो रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट है। और जब आप एक पैराग्राफ लिखते हो, जैसे अभी हमने बात करी कि आप पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी एक जनरल आप स्टार्ट करते हैं, इन जनरल, और जनरल से स्टार्ट के बाद आप धीरे धीरे फिर स्पेसिफिक होना शुरू करते हो। यानी आप पहले ब्रॉड होते हो और ब्रॉड के बाद फिर धीरे धीरे नैरो होना शुरू होते हो। तो ओपनिंग स्टेटमेंट जनरल होता है, और जनरल स्टेटमेंट में इस तरह के हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस, वहां किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं हो रहा, वो एक जनरल स्टेटमेंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि पता है अगर तुम ये करोगे तो वहां ये तुम का ये मतलब नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति सेकेंड पर्सन की ही बात कर रहे हैं। अब मान लो कोई इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यूअर किसी इंसान से कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो इंसान जवाब देने में तुम का इस्तेमाल कर ले रहा है कि तुम अगर ऐसा करते हो, तुम्हें तो ऐसे, तुम्हारे ऐसे काम कृत्य हैं, अगर तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, तुम्हें इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वो तुम ऐसा थोड़ी कि उस इंटरव्यूअर को बोल रहा है, वो एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ यू आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, एज सिंपल एज दैट। सो दैट डज नॉट मीन दैट यू इज स्पेसिफाइंग टू अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो प्रोनाउन से कई बार स्टार्ट हो जाता है। अब अगला जो केस है हमारा, वो क्या है? वो भी ग्रामर से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ग्रामर प्राइमर किया आपने पीछे, चीजें और बेहतर समझ में आए। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, यहां पे क्या देखने को मिलता है, किन शब्दों पे आपको ध्यान देना है? आपको देखना है कि भाई मुझे इस पैराग्राफ में कहां पे दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्द दिए गए हैं या नजर आ रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये अगले 4-5 वर्ड हैं जिनसे आपको आपके पैराजम्बल्स में मदद मिलेगी, या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जहां पे ऑर्डर बनाना है उसका इस्तेमाल है। तो अब आप खुद देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, मतलब ये इशारा करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे आप किसी बात की तरफ इशारा तब कर सकते हो जब उसका जिक्र आपने किया हो। अब मान लीजिए स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट लिखा है आई लाइक सच मूवीज, आई लाइक सच मूवीज, और ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे यूजुअल, और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं, ACBD ADBC। अब जैसे ही बच्चे की निगाह पड़ेगी, आपके दिमाग की निगाह पड़ेगी सच वर्ड पे, पूरी कहानी छोड़ दो, आप तुरंत समझ जाओगे ए और बी ऑप्शन, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि दोनों की शुरुआत ए से हो रही है। और सच का मतलब कि आप इशारा कर रहे हैं मुझे इस तरह की फिल्में पसंद है। किस तरह की भाई? इसका मतलब हो सकता है कि उस पैराग्राफ की किसी सेंटेंस में बात की गई हो किसी खास जॉनरे ऑफ फिल्म की, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, कुछ भी, और फिर आप कहने के अधिकारी हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू से आई लाइक सच मूवीज। So without mentioning the genre of the film, you are not entitled to say I like such movies, right? So it is absolutely obvious that A will not be the opening statement, and out of 4 choices, if there are 2 choices starting with A, you can easily eliminate those options without going through the complete sentence. कोई जरूरत ही नहीं है उसको पढ़ने की। इसी तरीके से this, that, these, those, ये भी इशारा करते हैं दिस दैट सिंगुलर सेंस में, these those प्लूरल सेंस में। अब आप अगर मान लो ये कह रहे हो कि दिस आइडियोलॉजी वॉज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, खूब लंबा सा कहानी वाला सेंटेंस दिया हुआ है,
दिस आइडियोलॉजी वॉज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी, दिस आइडियोलॉजी यानी किसी खास आइडियोलॉजी का जिक्र हो रहा है वहां पे, और जिस आइडियोलॉजी का जिक्र हो रहा है उस आइडियोलॉजी का कहीं ना कहीं आपको मेंशन पहले पैराग्राफ में मिलेगा। हो सकता है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जिंगोइज्म, शॉविनिज्म, इतने सारे इज्म हैं, हर इज्म कोई ना कोई आइडियोलॉजी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई शब्द आया होगा, उसके मेंशन के बाद, उसके जिक्र करने के बाद ही आप कह सकते हो दिस आइडियोलॉजी। या उस ये दिस आइडियोलॉजी में ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आइडियोलॉजी नाउन उसके पहले आ गया। वहीं पर अगर ये लिखा हुआ है कि this was not so popular, this was not so popular ideology in the first half of 20th century, this के बाद was लग गया तो प्रोनाउन हो गया। वो एडजेक्टिव तब होगा जब उसके तुरंत बाद कोई नाउन होगा, वर्ब लगा हुआ दिस वाज, दैट इज, तो वो काम कर रहा है प्रोनाउन का। चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, इसके एक मतलब समझ में आ रहा है कि किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है, इसका मतलब ये ओपनिंग नहीं होगा। ऑप्शन को फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो आप, और मैंडेटरी पेयर भी बना सकते हो बहुत आसानी से। जैसे मैंने कहा, दिस वाला कोई सेंटेंस है अगर पहला, और दो ऑप्शन में ए दिया हुआ है ओपनिंग स्टेटमेंट में, तो आप गायब कर देंगे, बचे हुए दो को बस आपके पास है तुलना करने के लिए। तुलना करिए, सही पे पहुंचिए और टिक मार के आगे निकल लीजिए। तो ये भी समझ में आ गया। तीसरा, अगेन ग्रामर का ही इस्तेमाल है यहां पे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। थर्ड जो है ये आर्टिकल के यूसेज हैं। आर्टिकल का भी इस्तेमाल आप करते हैं पैराजम्बल्स के अंदर। पूछो मैं आर्टिकल कितने तरह के होते हैं जानते हैं आप? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। यानी अब आर्टिकल से हमें सेंटेंसेस में कैसे मदद मिल सकती है पैराजम्बल के क्वेश्चन को करते समय? देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल आप जानते हैं ए और एन होता है, और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। कैसे फायदा होगा इनसे? क्या हम किसी सेंटेंस की शुरुआत में द का इस्तेमाल कर सकते हैं? द डेफिनेट आर्टिकल है, यानी ये पहले मेंशन हुई किसी बात की तरफ इशारा करता है, द, राइट। तो इसलिए द का अगर इस्तेमाल हुआ है, यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं, फिर थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करता हूं। द शुड नॉट बी यूज्ड इन ओपनिंग स्टेटमेंट इन जनरल। ये मैंने लिख दिया है, साथ ही साथ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हर बात लेनी है। मैंने ये नहीं लिखा विल नॉट बी यूज्ड, कभी यूज नहीं होगा, है। मॉडल वर्ब भी देखो, शुड नॉट, यूज नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस के हवाले से। अब जैसे मान लीजिए वहां पे लिखा है कि द सिटी वॉज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल जाएगी, द सिटी वॉज, अरे कौन सी सिटी, कौन सा शहर? तो दो पाप हो गए सेंटेंस में ओपनिंग ना होने के। द सिटी वॉज ऑर्गेनाइजिंग दैट इवेंट, भैया कौन सा इवेंट और कौन सी सिटी? तो ये द और दैट से तुरंत पता लग गया कि इस सेंटेंस की औकात नहीं है स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट होने की। ये पैराग्राफ में कहीं बीच में आ रहा है, किसी न किसी इवेंट की पहले चर्चा हुई होनी चाहिए, और किसी खास शहर की चर्चा होगी, उस चर्चा के बाद आप कह सकते हैं द सिटी वॉज ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि द इन जनरल ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं आता। बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि इसका इस्तेमाल होता है पहले मेंशन हो चुकी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। जैसे आप कहो कि आई गो टू कॉलेज एवरी डे एंड द कॉलेज आई गो इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली, सो आई गो टू कॉलेज और स्कूल एवरी डे। यहां पे स्कूल या कॉलेज के पहले द का इस्तेमाल नहीं हुआ, एक जनरल स्टेटमेंट है, मतलब ये नॉर्मल यूज है। लेकिन जब आप उसी स्कूल कॉलेज की तरफ फिर से इशारा कराना चाहते हैं, एंड द स्कूल आई गो, सो नाउ यू आर स्पेसिफाइंग टू दैट स्कूल व्हाट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन दैट स्टेटमेंट। तो ये काम होता है। लेकिन अगेन इस बात को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है। कैसे? अब मान लीजिए पहला स्टेटमेंट ये लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज प्लेड अ पिवटल रोल इन दिस होल यूक्रेन रशिया क्राइसिस। अब ये स्टेटमेंट आपको मिला, आप ज्ञान लेके जा रहे हो, आंख बंद करने वाली जो पढ़ाई होती है, रटने वाली नहीं। सर ने कहा था द का स्टेटमेंट का यूज नहीं होता, सर ने ये टिप्स और ट्रिक्स सिखाया था, आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तुम काट के चले आए कि नहीं ए ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता है? जहां पे आप रिपब्लिक की बात करते हो, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनियन,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, या आप इनकी बात कर लीजिए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे एक्सप्रेशंस के पहले द का इस्तेमाल होता है। तो अगर पैराग्राफ में ओपनिंग स्टेटमेंट में इन शब्दों का जिक्र हुआ है और उनके पहले द लगा है, तो उसमें नाजायज बात तो नहीं दिखाई देती कुछ। तो इसीलिए रटना कोई चीज नहीं है, समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। या मान लीजिए जैसे आपको पता है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द लगता है, महासागरों के नाम के पहले द लगता है, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द लगता है, ये सब बचपन में पढ़ा, ग्रामर की किताबों में सब अवेलेबल है। तो भाई अगर उनके बारे में बात हो रही है, मान लीजिए किसी गिटार के बारे में बात हो रही है, एंड देयर आर 4 स्टेटमेंट्स रिटन अबाउट गिटार ओनली, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट द गिटार इज रिटन, तो आप कहिए नहीं ये कैसे पॉसिबल है। तो वही वाली बात, उसमें गीता के बारे में कोई बात हो रही, द गीता, गीता तो नाम भी हो सकता है किसी का, लेकिन वहां पे द भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता कुछ लिखा है ऐसा, तो उसमें कोई इनकार नहीं है। वहां ओपनिंग स्टेटमेंट में भी द आसानी से लग सकता है और उस बात से कोई इनकार नहीं है। इसीलिए हर एक नियम, कानून, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस में, आंख बंद करके काम नहीं करना। ग्रेजुएट हैं आप और नेशनल लेवल का कंपटीशन लिख रहे हैं। अब बात ए और एन की कर लेते हैं। ए एंड एन कैन बी यूज्ड इन ओपनिंग स्टेटमेंट, इसीलिए कैन लिखा है यहां पे, कैन बी यूज्ड इन ओपनिंग स्टेटमेंट। इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि देखो नाम से ही लिखा है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब हम किसी निश्चित की तरफ इशारा नहीं कर रहे, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। अब जैसे आपको दो चॉइस दी जाए कि मुझे बताओ इसमें पैराग्राफ में हम किसको ओपनिंग बनाएं, और सेंटेंस ऐसा है कि द डॉक्टर शुड बी हाइजेनिक, और दूसरा सेंटेंस है अ डॉक्टर शुड बी हाइजेनिक, तो मुझे लगता है इतना कॉमन सेंस सभी को है कि अगर मैं चॉइस दूं कि यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ and choose that out of these two sentences which sentence should be the opening one, तो you can easily go with a doctor, because वो एक जनरल स्टेटमेंट है कि एक डॉक्टर को हाइजेनिक होना चाहिए, अ डॉक्टर शुड बी हाइजेनिक, द डॉक्टर शुड बी हाइजेनिक। कौन सा डॉक्टर भाई, यानी लग रहा है किसी डॉक्टर की पहले चर्चा हो चुकी है तब आप उसकी बात कर रहे हैं, वो अनहाइजीनिक होगा, उसको हाइजीनिक होना चाहिए। बट अ डॉक्टर ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये हम किसी एक डॉक्टर के जरिए डॉक्टर को क्या बना रहे, कॉमन नाउन के तौर पे वो यूज हो रहा है, और एक जनरल स्टेटमेंट हम कह रहे हैं कि एक डॉक्टर को हाइजीनिक होना चाहिए। या एन इंजीनियर शुड बी एनालिटिकल इन हिज थॉट प्रोसेस। सो एन इंजीनियर जब हम कह रहे हैं तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, यहां एक इंजीनियर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए उसकी बात की जा रही है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो आर्टिकल का यहां पे आपने यूज देखा। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चौथा जो है दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। इनसे भी आपको बहुत मदद मिलती है, नाम से ही पता लग रहा है कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब वो कंजंक्शन जो पेयरिंग में आते हैं, यानी अगर आपकी आंखों ने कहीं ईदर देखा तो ढूंढती हैं वो कि आर वाला सेंटेंस कहां है, और उस तरह से आप वो पार्ट जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये खास तौर से उपयोगी है हल्के लेवल के क्वेश्चंस में। जैसे आप एसएससी की भी बात करो तो 2015-16 तक उनके यहां भी बड़े हल्के छोटे क्वेश्चन आया करते थे पैराजंबल्स के। वो जब पैराजंबल नहीं होते थे, क्योंकि वहां पैराग्राफ थोड़ी है, वो सेंटेंस के टुकड़े होते थे, तो वहां बहुत मदद मिलती थी। आप में भी हल्के मतलब प्री के लेवल पे क्लर्क में कई बार जम्बल्ड फ्रेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन जहां पे पेयर वाले कंजंक्शन हैं, या जैसे अभी हमने बात करी आपके रिलेटिव प्रोनाउन की, उससे बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, इसके पहले ये लिखा है, बाद में ये लिखा है, दैट किसके साथ जाएगा, तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर किसी स्टेटमेंट में नॉट ओनली दिखा है तो आप ढूंढोगे बट ऑल्सो वाला कौन सा है। बी में नॉट ओनली है, डी में बट ऑल्सो है, तो बी डी मैंडेटरी पेयर हो गया। जिस ऑप्शन में बी डी आया है, अगर दो ऑप्शन में है, दो में नहीं है, तो आप दो को बाहर कर देते हैं, दो में देख लोगे, तुलना कर लोगे। तो जितना जल्दी कचरा साफ हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो है। और कौन सा है आपके पास, वेदर, ए और बी, तो वेदर और नॉट, इस तरह से आपके पास बिटवीन अगर है तो बिटवीन के साथ एंड की जोड़ी बन जाती है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। या फ्रॉम है, फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से, राइट। तो ये आपके वो कंजंक्शंस जो पेयर में इस्तेमाल होते हैं, या नो सूनर के साथ देन की जोड़ी बन जाती है। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली के साथ आप व्हेन की जोड़ी देख लेते हैं। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली,
ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में ये यूज होते हैं। इसकी जोड़ी व्हेन के साथ बन जाती। तो ये आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इनसे भी आपको मदद मिलती है दो पार्ट्स को जोड़ने को। कंजंक्शन का काम ही है जोड़ना। और खास तौर से मैंने कहा जो जम्बल्ड फ्रेजेस के क्वेश्चन होते हैं हमारे, उनमें ये ज्यादा मददगार साबित होंगे, जहां पे शब्द आगे पीछे दिए गए हैं। अब जो अगला पॉइंट है हमारा, वो भी बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट। ये पॉइंट है आपका फुल नेम प्लस हाफ नेम का। फुल नेम प्लस हाफ नेम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो किसी इंसान, किसी जगह, दोनों हो सकता है, के नाम में दो वर्ड हैं, तीन वर्ड हैं, और पैराग्राफ में आपको जो ऑर्डर मिल रहा है या पैराग्राफ जो जिस तरह का क्वेश्चन मिला हुआ है, मान लीजिए ए स्टेटमेंट के अंदर हाफ नेम इस्तेमाल हुआ है और सी स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट नेम लिखा हुआ है। ये वही बहुत सिंपल सा फंडा ये भी है। इस पे भी चाहो तो अभी फटाफट यही क्वेश्चन हम बना लेते हैं, राइट। तो अगर आप देख रहे हैं कि भाई ए स्टेटमेंट के अंदर कहीं यूज हो रखा, किसका नाम यूज किया जाए, राइट, मिस्टर शाह लिखा हुआ है, लेट्स से मिस्टर शाह, और सी में लिखा हुआ है मिस्टर नशीरुद्दीन शाह। ठीक है, बस इतना काफी है आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए। अब अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं तो शायद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाए, आपको ऑप्शन ऐसा मिल जाए ए बी सी डी, राइट, फिर आपको मिल जाए बी ए डी सी, फिर आपको मिल जाए सी बी ए डी, और फिर आपको मिल जाए, बाकी दोनों में नाम का जिक्र नहीं, ये ध्यान में रखना, बाकी आपको मिल जाए, इधर ही लिख लें नीचे ही, डी ए बी सी। अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा ऑर्डर सही है? बस इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास जितनी लिखी गई है। कहानी खूब लिखी हो सकती है, बट हमें कहानी पे जाना नहीं। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। तो वही काम करना है, आंखें इतनी तेज हो ना, खूब कहानी लिखी हो सकती। ए हो सकता है 3 स्टेटमेंट का हो, बी 4 स्टेटमेंट का हो, तो क्वेश्चन के लेंथ से नहीं डर जाना, हमारी आंखें पारखी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही वाली अगेन कॉमन सेंस की ही बात है कि भाई विदाउट मेंशनिंग द कंप्लीट नेम हाउ कैन यू राइट द हाफ नेम बिफोर दैट? सो इट्स नॉट पॉसिबल। यानी वो स्टेटमेंट जहां सी पहले है, यानी इससे नतीजा क्या निकल रहा है कि ए कभी सी से पहले नहीं आ सकता, ये काम है। ये मैं नहीं कह रहा कि सी के तुरंत बाद ही ए आएगा, हो सकता भाई और कहानी लिखी गई हो। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि नसीरुद्दीन शाह के लिखे के बिना आप मिस्टर शाह नहीं यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर शाह कहीं ना कहीं बाद में ही आएगा, ये नहीं कहा जा रहा तुरंत बाद में आए, बट अगर ये पहली लाइन है तो तीसरी लाइन में आ सकता है, पांचवी लाइन में आ सकता है। यानी ए सी से पहले नहीं आ सकता, आया हुआ है गायब कर दिया, ए सी से पहले आया है गायब कर दिया, राइट। यहां आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, अगेन ए सी से पहले आया गायब कर दिया, थर्ड पर टिक करके निकल गए। तो यही कॉमन सेंस का ही फंडा है। और फिर लास्ट पॉइंट जो है, अगेन जो छठा पॉइंट है पांचवें के बाद, वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कॉमन सेंस पे ही है वो भी, कि भाई फुल फॉर्म, जैसे फुल नेम है ऐसे ही फुल फॉर्म प्लस शॉर्ट फॉर्म। प्लस का मतलब तुरंत बाद नहीं, मतलब बाद में ही आएगा, जिसको आप और क्या कहते हो, आप इसको कहते हो एक्रोनिम, आप इसे कहते हैं एक्रोनिम। तो वही वही सीधी सी बात है कि आप कभी भी कोई भी शॉर्ट फॉर्म किसी पैराग्राफ में विदाउट उसके कंप्लीट फॉर्म के बताए यूज नहीं कर सकते। और इसमें कारण वही है कि एज एन ऑथर आप अपने रीडर को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि उसको तो पता ही है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, या उसको तो पता ही हम मिस्टर शाह कह रहे हैं तो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या मिस्टर बच्चन कह रहे हैं तो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं।
तो नहीं, आप नहीं ले सकते फॉर ग्रांटेड। जैसे मैं यहां मान के चलूंगा नहीं, ये बच्चे हैं ग्रेजुएट, इनको तो पता ही होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं तैयारी करने, मैं कुछ नहीं मान के चलूंगा। मुझे लगेगा मुझे ऐसे ही पढ़ाना है कि नहीं, मेरे सामने जो बैठा है उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता है, तो मैं कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आप शायद सामने बैठे होते, थोड़ी बातचीत हमारी होती, मुलाकात होती, मैं जानता आपको इंडिविजुअली, तो क्लास का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता था। ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ बच्चा बिल्कुल भी, अब कल तो एक सज्जन थे 9th क्लास वाले, वो भी आ गया बेचारा, राइट, कोई कहीं से भी आ सकता है, किसी की पढ़ाई छूटे हुए लंबा समय हो सकता है। तो हर एक चीज, मुझे कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है कि इनको तो पता ही होगा। इसीलिए ग्रामर में भी शुरुआत हुई तो अक्षरों से शुरुआत हुई, ABCD वर्ड सब ब्रशअप किया हमने। तो वही काम यहां पे भी है। आप CBI का इस्तेमाल एक पैराग्राफ में चाहे जितनी बार करें, जब पहली बार आप जिक्र करेंगे CBI का तो आपको लिखना पड़ेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कहीं पे अब देखो इसका कारण क्या है कि एक शॉर्ट फॉर्म के मल्टीपल फुल फॉर्म्स हो सकते हैं। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है SOP, तो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो मतलब जिस तरीके से आपको स्टैंडर्ड तरीके से जो काम करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे आर्मी वालों के SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बट वहां पे SOP का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी तो होता है। अब आप कौन से SOP की बात कर रहे हो, तो मैं क्यों परेशान हूं, पजल हूं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप SOP का जिक्र कर रहे हैं उस पैराग्राफ में पहली बार, तो हमेशा उसका फुल फॉर्म लिखें। उसके बाद चाहे जितनी मर्जी बार आप SOP का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार जब CBI करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिख दिया आपने, उसके बाद आप लिखो CBI हैज ऑल्सो रेडेड एट दीज प्लेसेस, तो वो समझ में आ जाएगा कि आप वहां पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ही बात कर रहे हैं। ये जो बेसिक पॉइंट्स है ना, 6 पॉइंट्स जिनकी चर्चा हमने की और मैंने इतने डिटेल्ड मैनर में आपको समझाया है, ये आपके सारे तरह के क्वेश्चन करने में आपको हमेशा मददगार साबित होंगे। और अगेन ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ इसमें से एक मदद करेगा, दूसरा मदद नहीं करेगा। आपको कंबाइंड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। प्रोनाउन नहीं दिख रहा है, ही सी इट दे देम नहीं दिखाई दिया, आप देख लो दिस दैट दीज दोस सच तो नहीं दिख रहा है यहां पे। आर्टिकल से मदद तो नहीं मिल रही, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से तो मदद नहीं मिल रही, कंजंक्शन से तो मदद नहीं मिल रही, एक्रोनिम से तो मदद नहीं मिल रही। यानी आपके दिमाग इस तरह से चलने चाहिए कि जितने पॉइंट्स हमने सीखे हैं इनका हमें इस्तेमाल आना चाहिए। ठीक है, आइए अब जो सीखा है आपने उसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के जरिए। 15 मिनट का समय है, देखता हूं कितने क्वेश्चन आप निपटा पाते हैं। हाँ जी, given below are 4 jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that given their correct order. ABCD लिखा हुआ है, ऑर्डर आपकी आंखों के सामने है, फटाफट इसको आंसर करिए। ये वार्म अप क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक लेवल। बहुत अच्छे, बहुत तेजी से जवाब आए हैं। देखिए, जो सीखा है सीधा उसका प्रयोग। सबसे पहला काम, कहां कहां से मदद मिल रही है? लेटर लिखा हुआ है, लेटर का मतलब बाद में होता है। दे सेटअप देयर ओन स्कूल, तुरंत नजर आ गया प्रोनाउन, यानी ए ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यहां पे है भी नहीं। खैर, यहां पे है भी नहीं, लेकिन इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई ये किसी नाउन की तरफ ये इशारा कर रहा है। और नाउन की अगर बात की जाए तो वो भी आपको नजर आ रहा है आंखें दौड़ाते हुए कि भाई एक जगह प्रिजनर्स लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल है, और वॉलंटियर्स लिखा है, ये भी प्लूरल है। तो हम यहां पे किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्टवर्क इनसाइड द प्रिजन, they took the help of volunteers from the school of art, prisoners who were interested in visual arts and painting could study there। अब आप देखो यहां पे देयर लगा हुआ है, देयर का मतलब हो गया वहां। कहां भाई? ये देयर किसकी तरफ इशारा कर रहा है?
इसका मतलब किसी न किसी जगह की पहले बात हो गई होगी, उसके बाद वो आएगा। आप लोगों से मिलने आई हैं मिशी, बहुत आवाज कर रही हैं पीछे से। अरे ये कहाँ, थोड़ा चुप हो जाओ बेटा, इसको कंप्लीट कर लें। अरे 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 अरे, इतनी एनर्जी, इतनी एनर्जी। वो कौन है? चलो बैठ जाओ थोड़ा। ये यस। हु, कितनी ड्यूटीज एक साथ निभानी पड़ती हैं देखो। हाँ तो भाई यहां पहुंच गए कि नहीं अभी सही जवाब पे? तो जितने लोग बी आंसर कह रहे थे, यस, ध्यान दें आप यहां पे। अब मुझे करेक्ट ऑर्डर बताओ क्या लग रहा है, क्योंकि बी के साथ गए थे आप में से काफी लोग। मैंने कुछ हिंट दिया है आपको, सही ऑप्शन पे पहुंचिए। हाँ, मन को हरा भरा कर दिया, क्या बात है। बिल्कुल, लेकिन एनर्जी रहती है बच्चे से। बीडीएसी, द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। अब आप देखो, मैंडेटरी पेयर पकड़ने की यहां पे कोशिश करो, बी के साथ के बाद डी आ सकता है। जब ये कह रहा है कि द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, राइट। तो उन्होंने वॉलंटियर से मदद ली, क्योंकि भाई वो कैदी थे, स्कूल ऑफ आर्ट के वॉलंटियर्स की उन्होंने मदद ली। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो चाहते थे डिस्प्ले करना, इसलिए उन्होंने मदद ली। तो बी के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद सी आना चाहिए। लेटर दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन। लेटर, बाद में ये जो कैदी थे उन्होंने, बेटा विशु, अरे चुप। सो लेटर दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन, राइट। उसकी चर्चा हो गई है। ये दे किसके लिए आया है? प्रिजनर्स के लिए आया, कि बाद में उन्होंने खुद अपना स्कूल और गैलरी प्रिजन में ही बना लिया। उस बार तो मदद ली उन्होंने। प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन स्कूल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर, राइट। तो जो उन्होंने जेल में बनाया था अपना खुद का आर्ट गैलरी और स्कूल, वो कैदी जो इंटरेस्टेड थे विजुअल आर्ट्स और पेंटिंग में, वो वहां पढ़ सकते थे। तो ये जो यहां आर्ट स्कूल और गैलरी जो लिखा हुआ है, उसकी तरफ ये देयर इशारा कर रहा है। तो यही इसके साथ क्या थे? कनेक्शंस थे। बात क्लियर हो गई? ए करेक्ट ऑप्शन था यहां पे। चलिए, ये बिल्कुल आसानी से कर लेना, छोटी सी कहानी है। Thank you everyone for your lovely messages about Mishi. ये तो निपटा दो फटाफट, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे प्रोनाउन तो आपको मदद कर ही रहा है, प्रोनाउन तो मदद कर ही रहा है। एज ही लुक टू देम, तुरंत देख लो, ही लगा हुआ है, देम लगा हुआ है, यानी ए ओपनिंग नहीं होगा, तुरंत सी बाहर कर दिया आपने। उसके बाद सी के साथ दो ऑप्शन है, डी कह रहा है द कोर्टियर्स वर डम फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन से भाई? इसका मतलब डी भी ओपनिंग नहीं हो सकता, यानी सी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया। बचे दो ऑप्शन, दोनों सी से शुरू हो रहे हैं। सी के बाद आना क्या चाहिए वो देख लो।
समझ में आ गया? इसी को मैं कह रहा था एलिमिनेशन करने के लिए, कि अब सी पढ़ा आपने, वंस अकबर आस्क्ड हिज courtier था वो अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक बार अकबर ने सवाल पूछा अपने दरबारियों से, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, एंड उसके बाद द courtiers वर dumbfounded by his question. Akbar glanced his courtiers in search of an answer. As he looked at them, their heads began to hang low. ये CDB है और CABD. Once Akbar asked his courtiers a very strange question. As he looked at them, their heads began to hang low. The courtiers were dumbfounded by his question. Akbar glanced his courtiers in search of an answer. तो ये आपको दिख रहा है कि यार ये बी जो है ये कंक्लूडिंग तो है नहीं, साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी को क्या कहा था मैंने, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि किस घटना के बाद कौन सी घटना होगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पकड़ सकते हो, जो अगर कहीं कंफ्यूजन हो भी रहा है तो देखो कौन सी बात किसके बाद आनी चाहिए। तो बी विल नॉट कम एट द एंड ऑफ द राइट। तो जब आंसर नहीं कर पाएंगे तब तो उनकी गर्दन झुक जाएगी, तो वो लास्ट है आपका। दो कोर्टियर्स वर डम फाउंडेड, सीधी इसकी बात हुई थी। बाय हिज क्वेश्चन, ये हिज किसके लिए आ गया, अकबर के लिए आ गया। कोर्टियर्स की चर्चा पहले हो चुकी है, द यहां पे लग सकता है अब, ये भी था। द कोर्टियर्स वर डम फाउंडेड, एकदम चुपचाप हो गए बेचारे। अकबर ग्लैंस्ड हिज कोर्टियर्स इन सर्च ऑफ एन आंसर, और लुक्ड एट देम, जैसे देखा सबके सर नीचे थे। चलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। वार्म अप क्वेश्चंस हैं ये सब। करेक्ट ऑप्शन, अब आप देखिए सबसे पहला काम, जब भी हमारे पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहला काम होता है ऑप्शंस पे निगाह डालना और ये देखना है कि ओपनर कौन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहां जैसे चारों हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आसान हो जाता है। अब आपको दिख रहा है कि व्हेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस, तुरंत पता लग गया डी ओपनर नहीं हो सकता। ठीक है, कौन है भाई, किसने जोक दोबारा रिपीट किया। ए कह रहा है व्हेन वी कांट लाफ एट द सेम जोक अगेन व्हाई शुड वी क्राई ओवर द सेम प्रॉब्लम्स, ये ए कह रहा है। बी कह रहा है वन डे ही टोल्ड देम अ जोक एंड एवरीवन रोड विद लाफ्टर, अगेन यहां पे ही आया हुआ है प्रोनाउन। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा बी भी ओपनिंग नहीं कर सकता, ओपनिंग नहीं कर सकता, बी गायब हो गया। ए और सी के बीच में लड़ाई है। सी कह रहा है पीपल केम टू अ वाइज मैन टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, राइट, ये सी कह रहा है। और फिर वन डे ही टोल्ड देम अ जोक, तो अब आपको नजर आ रहा है कि ये ही किसके लिए लगा है, ये वाइज मैन के लिए लगा है, अ वाइज मैन सिंगुलर है। और पीपल के लिए क्या लग गया भाई, पीपल प्लूरल है उसके लिए देम लग गया। तो सी के बाद बी आता हुआ आपको दिख रहा है, वन डे ही टोल्ड देम अ जोक एंड एवरीवन रोड विद लाफ्टर, और सब जो है बहुत खिलखिला के हंसे। और उसके बाद डी, व्हेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस, तो पहली बार किया सब तो खिलखिला के हंसे, जब उसने दोबारा वही जी जोक रिपीट किया तो नो बडी लाफ्ड एनी मोर, फिर किसी को हंसी नहीं आई। तो आपको यह भी दिख गया कि बी और डी जो है ये मैंडेटरी पेयर है, बी और डी मैंडेटरी पेयर है, इसीलिए हर चीज से मदद लेनी है हमें। और या फिर आप इन दोनों को पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, सी कंक्लूडिंग था नहीं, उस आधार पे भी कर सकते हो। और ए कंक्लूडिंग हो गया कि भाई वाइज आदमी था, समझदार आदमी वैसे ज्ञान नहीं देता, पहले एग्जाम्पल्स दिखाता उसके बाद ज्ञान देता है। तो जैसे यहां पे जब उसने एग्जाम्पल दिखा दिया तब उसने कहा कि जब हम सेम जोक पे दोबारा नहीं हंस सकते तो हम एक ही प्रॉब्लम पे बार बार रोते क्यों रहते हैं, राइट। तो वही चीज है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्लियर हो गया कि नहीं सबको? किसने कहा था आंसर इज बी? अंकित, अंकित आंसर बी नहीं है, आंसर डी है। डी आंसर है जो कि सी से शुरू हो रहा है।
करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेलेंट। चंदन, गौरव, शिवानी, बहुत अच्छे। देखो अभी पहली क्लास में ही काफी लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। वेरी गुड। विशाल, आशीष, सुमित, मनीष, मनीषा, मधु। ठीक है, अब किससे मदद मिली आपको? दिस से मदद मिल गई। अभी बताया मैंने कि दिस, दैट, दीज, दोज ओपनिंग में नहीं होगा, वो आपको समझ में भी आ गया। ये इशारा करता है, यानी ए और डी जहां शुरू हुआ है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता था? बताओ। डू वी नीड टू रीड इट आउट? तो अब देखो इसमें भी लोगों ने गड़बड़ कर दी है। ऐसा नहीं करा कि सभी लोगों ने सही किया, ज्यादा लोग सही है, 80% करेक्ट है, बट 20% अब तो बहुत तेजी से कमेंट आ रहे हैं, सो आई एम नॉट रीड दैट आउट, बट मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है कि आप एक इतर भी जा रहे हैं, जिससे गोविंद सी के साथ गए हुए थे। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको, कि ये तो पढ़ाया हुआ है सीधा तुरंत का अभी, कि भैया दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज और दिस नेटवर्क फंक्शन विद इन दिस नेटवर्क। तो ये तो ओपनिंग ना तो डी कर सकता है ना ए कर सकता है। दो ऑप्शन ऐसे दिए थे जो डी से ओपन कर रहे हैं, एक ऑप्शन ए के साथ दिया है। जो बचा हुआ, वही बात, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन सीखना, कचरा बाहर करो, जो सही है वहां पे लैंड कर जाओगे आप। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका। अब आप पढ़ भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा की संतुष्टि के लिए। ओवर द इयर्स पीपल हैव वुवन एन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरी, जब आपने नेटवर्क का जिक्र कर दिया तब आप बता रहे हो दिस नेटवर्क ऑफ स्टोरीज इज नोन इन एकेडमिक सर्कल्स एज फिक्शन आर इमेजिन्ड रियलिटीज। अब जब इसकी चर्चा होगी तब आप कहोगे विद इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर फिक्शन नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो एक्यूमुलेट्स इमेंस पावर, हाउ एवर एन इमेजिन्ड रियलिटी इज नॉट अ लाई। राइट, तो लास्ट में जाकर के अब देखो, मैं अभी आपको कुछ मैंने ये सब रटवाया नहीं है कि बेटा ये बीच में आता है, ये स्टार्ट करता है, इससे एंड होगा। ये चीजें डेंजरस हैं। जब मैं रटने के खुद ही खिलाफ हूं कि आपको कुछ नहीं रटना है, तो मैं ये सब टिप्स नहीं दूंगा आपको, और बार बार आपको झटके दूंगा कि ये सारी विचारधाराएं आपकी धाराशायी हो। अब लोग क्या कहेंगे, हाउ एवर तो बीच में आता है, ये ट्रांजिशन की बात करता है, पहले जो बात हो रही इससे थोड़ा अलग। भाई यहां अनकंक्लूडिंग हो गया। तो इसलिए लैंग्वेज की समझ रखो, अपने आप समझ जाओगे कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए, और वो ज्ञान मैं बाद में आपको दे भी दूंगा। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन टुडेज सेशन? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, 12 क्वेश्चन इसमें है, और अगले क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ेगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये मजेदार टॉपिक होता है, मतलब ये सीधी गणित है। अच्छा हाँ, इसको ऐसे जोड़ना है, इंटरेस्टिंग वन है। व्हेन योर वीओडी इंग्लिश वीओडी लॉन्च स्पोकन, सुमित आज पोस्टर बन जाएगा, और मैं संडे को वैसे आऊंगा संवाद सेशन में भी, और संडे को ध्यान में रखिएगा, संडे से उसकी शुरुआत होगी, मैंने टीम को बोल दिया है अभी, संडे से उसकी पेमेंट की शुरुआत होगी। जितने बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उसको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप उसको लें, उसमें काफी ज्ञान है आपके जीडी के लिए, इंटरव्यू के लिए, स्पीकिंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए, जो आप बीच बीच में पूछते हैं। अब क्लास के बीच में मैं वो 45 घंटे का, मेरे ख्याल से 50 घंटे के करीब का लेक्चर होगा, 42-43 तो क्लासेस हैं उसमें, तो अब उतना ज्ञान मैं एक क्लास में तो नहीं बोल सकता ना, तो वो सिस्टमेटिक है, डेडिकेटेड है, दैट वुड बी बेनिफिशियल। चले, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी ऐप पे और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। ठीक है सुमित, अब आप शायद कमेंट नहीं कर पाएंगे, 16:46 हो चुके हैं। मुलाकात करते हैं मंडे को, और आई होप आपको मजा आया हो। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसे यहां उंगली पकड़ के भी 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप धीरे धीरे 7 सेंटेंस 8 सेंटेंस के क्वेश्चन भी आप ही सॉल्व करेंगे, और सही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पूरा वीक हमारा ये टॉपिक चलेगा होपफुली। थैंक यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्री हो, मेंस हो, कोई एग्जाम हो, लैंग्वेज की समझ, ऑर्डर को वो टेस्ट